कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, आज फिर से एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल की बारी। आइए सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 8.4। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर नई चीज आई है एनर्जी फ्लक्स, क्या दिया हुआ है? एनर्जी फ्लक्स ऑफ 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो यूनिट क्या बन रहा है, 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वाट दैट इज द यूनिट ऑफ पावर, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया का हो गया यूनिट। तो पावर अपॉन एरिया दैट इज नथिंग बट इंटेंसिटी। सो एनर्जी फ्लक्स इज नथिंग बट इंटेंसिटी I. So energy flux 18 watt per centimeter square is given. Force on a non reflecting surface, कैसी सरफेस दी हुई है? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब एब्जॉर्ब करेगी एट नॉर्मल इंसिडेंस, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करवाया हुआ है। इफ द सरफेस हैज एन एरिया ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है कितना है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस ड्यूरिंग अ 30 मिनट टाइम स्पान। टाइम स्पान दिया हुआ है, टाइम इंटरवल कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। 30 मिनट का टाइम स्पान दिया हुआ है, ठीक है। इंटेंसिटी है, एरिया है, टाइम है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए क्या करना चाहिए? फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ चुके हैं। चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल विल गिव यू फोर्स। तो फोर्स चाहिए तो हमें चाहिए मोमेंटम। तो पहले हमें मोमेंटम निकालनी होगी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? U/c, एनर्जी, टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस अपॉन c, वो दे देगी हमें मोमेंटम। तो मोमेंटम हमें निकालनी है तो पहले चाहिए एनर्जी। ना हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास क्या है? एनर्जी फ्लक्स दैट इज इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी से हमें एनर्जी मिल जाएगी। क्या फॉर्मूला था इंटेंसिटी का? इंटेंसिटी I इज इक्वल टू U/80, right? So from this U is equal to I into A into T, right? This is the formula of energy. So total energy falling on the surface is कितनी एनर्जी पड़ रही है सरफेस पे? टोटल एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस दैट इज U इज इक्वल टू, इंटेंसिटी कितनी है? 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू टाइम कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सेकेंड में, ठीक है। मैं SI में चाहता हूँ तो इसे कन्वर्ट कर देते हैं सेकंड में। तो 30 इंटू, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 सेकंड। 30 इंटू 60, तो ये हो गया सेकंड में, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड। 18 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 60 करना है, क्या करेंगे? सो एनर्जी फॉलिंग ऑन द सरफेस दैट इज U इज इक्वल टू 0 0 0, ये तो हो गया 10⁻3, ठीक है। तो इंटू 10⁻3, ठीक है। 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 18 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 648। क्या मिलेगा? 648, ठीक है। तो अब एनर्जी क्या मिली? U इज इक्वल टू 6.48 इंटू 10⁵ जूल, क्या ठीक? 6.48 इंटू 10⁵ जूल। चलो एनर्जी मिल चुकी है, अब क्या फाइंड करें? मोमेंटम। टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड इज, यहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का केस है तो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड क्या बनेगी? टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड इज U/c, राइट, एनर्जी अपॉन c। तो एनर्जी हमारे पास है कितनी है? 6.48 इंटू 10⁵ अपॉन c दैट इज 3 इंटू 10⁸, क्या ठीक? तो यहाँ पे देखें तो
ये बनेगा 2.16, 3 2 जा 6, दिस इज 16 3 जा 48, 2.16 इंटू 10⁵ माइनस 8, 10⁻³ तो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड इज 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड, राइट। और यू कैन से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो 2.16 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकेंड। चलो ये हमें मोमेंटम मिल चुकी। अब ध्यान से देखें क्या फाइंड करना है, फोर्स। सो एवरेज फोर्स exerted on the surface is F is equal to डेल्टा P by डेल्टा T। क्या यही इक्वेशन पढ़े थे हम स्टैंडर्ड 11 में? चेंज इन मोमेंटम P माइनस 0, दिस इज टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड, P माइनस 0 इनिशियल 0 अपॉन T माइनस 0, तो ये बनेगी P बाय T। चलो टोटल मोमेंटम डिलीवर्ड दैट इज 2.16 इंटू 10⁻³ अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है हमारे पास 30 इंटू 60, सेकेंड में कन्वर्ट करें तो 30 इंटू 60। चलो इसे कैलकुलेट करें, 2.16 अपॉन 30 इंटू 60 तो क्या बनेगा 1.2, 6 3 जा 18, 2.16 इंटू अपॉन 18 करो, 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। करीब करीब ये आंसर बनेगा 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। सो एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस दैट इज 1.2 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। तो ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ये इस एग्जांपल में क्या पूछा हुआ है, एवरेज फोर्स। फोर्स निकालना है तो पहले चाहिए मोमेंटम, मोमेंटम निकालनी है तो एनर्जी। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एनर्जी, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है एनर्जी फ्लक्स दैट इज इंटेंसिटी। तो यहाँ से मिल जाएगी एनर्जी, फिर वहाँ से मिलेगी मोमेंटम, फिर मोमेंटम से मिल जाएगा फोर्स। क्या ठीक? चलो मज़ेदार एग्जांपल है, एग्जांपल 8.4 लिखना है, जल्दी से लिख लो। चलो लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8.5। Calculate the electric and magnetic fields produced by the radiation coming from a 100-watt bulb at a distance of 3 meter। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100-watt बल्ब। 100-watt बल्ब दिया हुआ है, बल्ब में से जो रेडिएशन बाहर आएगा, लाइट बाहर आएगी, उसमें से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी वो हमें निकालना है। At a distance of 3 meter, assume that the efficiency of the bulb is 2.5%। एफिशिएंसी हमें दी हुई है, एफिशिएंसी कितनी है 2.5%। मतलब आप अगर उसे 100 वोट दे रहे हो तो आप लोगों को पावर क्या मिलेगा 2.5 वोट। ठीक है, एफिशिएंसी है 2.5 वोट। एफिशिएंसी मतलब क्या बोला जाएगा, कितना हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है 2.5%। मतलब अगर मैं उसे 100 वोट पावर दे रहा हूँ तो मुझे वो बल्ब रेडिएट करेगा लाइट, वो रेडिएट की हुई लाइट में का पावर क्या होगा, पावर ऑफ रेडिएटेड लाइट दैट इज 2.5 वोट। ठीक है, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा 2.5 वोट। एंड इट इज़ अ पॉइंट सोर्स, बल्ब को पॉइंट सोर्स मानना है तो मान लिया हमने पॉइंट सोर्स, ये हो गया बल्ब। बल्ब लाइट एमिट करेगा जो हर जगह फैलेगी, राइट, इस तरह। ठीक है, ठीक। हमारा इंटरेस्ट है, हमें 3 मीटर डिस्टेंस पे निकालना है। मान लो कि ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मीटर तुम कहीं पे भी चले जाओ, एक स्फीयर मान सकते हो। ठीक है, so we have to find electric and magnetic fields produced by the radiation coming from the 100-watt bulb at a distance of 3 meter। तो ये स्फीयर के लिए रेडियस क्या बन जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू 3 मीटर। पावर रेडिएटेड
आई वॉन्ट टू फाइंड। तो रेडिएटेड पावर कितना हो जाएगा, पावर रेडिएटेड इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 100 वोट, क्योंकि बल्ब कितना है 100 वोट का। तो 100 वोट का कितना मिलेगा 2.5%। तो ये क्या बनेगा 2.5 बाय 100 इंटू 100 विल गेट कैंसल। तो पावर रेडिएटेड विल बी 2.5 वोट। ये हमें मिल चुका पावर। अगर पावर हमारे पास है तो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी क्या होगी, तो इंटेंसिटी आई इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला हम पढ़े, ठीक। पावर कितना है, पावर रेडिएटेड दैट इज 2.5 वोट, जो रेडिएशन आ रहा है बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो लाइट है, उसका पावर क्या है 2.5 वोट अपॉन कितना एरिया बनेगा, वो लाइट कितने एरिया में जा रही है, हमें 3 मीटर डिस्टेंस के लिए निकालना है। तो स्फीयर का एरिया क्या बनेगा 4πr²। तो 4πr², ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 अपॉन 4π इंटू आर, आर कितना है हमारा 3² दैट इज 9। चलो, तो इंटेंसिटी आई जो है निकालनी है 2.5 अपॉन 4πr², वो आप लोगों को मिल जाएगी, कैलकुलेट करो क्या बन रही है 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी मिल रही 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। चलो, इंटेंसिटी मिल चुकी है, पर हमारा इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, तो हमें निकाल लेना चाहिए ERMS BRMS, पीक वैल्यू भी निकाल लेनी चाहिए E0 और B0। चलो, वो निकालते हैं, पर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन हमें मालूम नहीं है, तो पहले हम निकाल लेते हैं एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी से मिल जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी का एक और फॉर्मूला मैंने सिखाया था आप लोगों को एनर्जी डेंसिटी के टर्म में, I इज इक्वल टू U इंटू सी, राइट। तो यहाँ से हमें एनर्जी डेंसिटी मिल जाएगी, एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू I/C। चलो, I हमारे पास है कितना है 0.022 अपॉन C दैट इज 3 इंटू 10⁸ क्या, ठीक। 0.022 अपॉन 3 करोगे तो ये मिलेगा आप लोगों को 0.00733, 10⁸ ऊपर जाए तो बनेगा 10⁻⁸। चलो, एनर्जी डेंसिटी का यूनिट क्या बने, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जूल पर मीटर क्यूब। तो ये मिल गई हमें एनर्जी डेंसिटी, क्या, ठीक। 0.00733 इंटू 10⁻⁸ जूल पर मीटर क्यूब। चलो, एनर्जी डेंसिटी अवेलेबल है। अब हम एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हैं, बट U इज इक्वल टू ε0 E² RMS। याद करो, हमने ये फॉर्मूला ऑब्टेन किया है, U इज इक्वल टू ε0 E² RMS। तो यहाँ से E² RMS क्या बनेगा, देयरफॉर E² RMS इज इक्वल टू U/ε0। चलो, U क्या है, एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी हमें मिली हुई है 0.00733 इंटू 10⁻⁸ अपॉन ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। -12 ऊपर लेके जाओ तो क्या बनेगा 10⁴, 0.00733 अपॉन 8.85 करें इंटू 10⁴ करें तो आप लोगों को आंसर मिलेगा E² RMS इज इक्वल टू 8.282, राइट। ये मिला E² RMS। अब हमारा इंटरेस्ट E² RMS में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट है ERMS में, तो इसका रूट निकाल लो 8.282, तो ये मिलेगा 2.9 वोल्ट पर मीटर। तो RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज 2.9 वोल्ट पर मीटर, ठीक। ERMS मिल चुका है, ERMS से BRMS भी मिल सकता है, पर पहले हम निकाल लेते हैं E0 पीक वैल्यू। चलो, E0 और ERMS के बीच में रिलेशन क्या है, ERMS इज इक्वल टू E0/√2, याद है मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू के साथ रिलेशन क्या होता है ERMS इज इक्वल टू E0/√2। तो E0 बनेगा √2 ERMS, तो √2 1.414 इंटू 2.9 करोगे तो आंसर मिलेगा 4.07 वोल्ट पर मीटर।
तो ई नॉट भी हमें मिल चुका 4.07 वोल्ट पर मीटर। तो चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मिल चुकी, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ई आर एम एस भी मिल चुका, ई नॉट भी मिल चुका, मतलब मैक्सिमम वैल्यू भी मिल चुकी है, आर एम एस वैल्यू भी मिल चुकी है। अब निकाल लेते हैं बी आर एम एस एंड बी नॉट। चलो बी आर एम एस निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन हम जानते हैं, क्या बनता है रिलेशन, ई बाई बी इज इक्वल टू सी। तो बी आर एम एस क्या बनेगा, बी आर एम एस इज इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन सी। चलो ई आर एम एस है आपके पास 2.9, सी की वैल्यू हम जानते हैं 3 इंटू 10⁸। अब 2.9 नियरली इक्वल टू 3 लोगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁸। पर परफेक्ट कैलकुलेशन करना है तो ये बनेगा 9.6 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। ये मिलेगी आपको मैग्नेटिक फील्ड, आर एम एस वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 9.6 इंटू 10⁻⁹ टेस्ला। चलो अब हमें क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बी नॉट निकालें तो बी नॉट क्या बनेगा, बी नॉट इज इक्वल टू √2 बी आर एम एस। तो जो बी आर एम एस की वैल्यू मिली हुई है उसे 1.414 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों को आंसर मिलेगा 1.4 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। क्या ठीक। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गई। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं, ठीक है। अलग अलग कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, सेम टू सेम नहीं है। एफिशिएंसी दी हुई है, वहाँ से क्या मिलेगा आप लोगों को, पावर, रेडिएटेड पावर दैट इज 2.5 वाट। एक बार पावर मिल चुका तो इंटेंसिटी हम निकाल सकते हैं। इंटेंसिटी मिलेगी आप लोगों को 0.022 वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी से हमें मिल जाएगी एनर्जी डेंसिटी। फिर एनर्जी डेंसिटी का हम रिलेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में भी। अगर यहाँ पे आप लोग b² RMS अपॉन म्यू नॉट लगाओगे तो बी आर एम एस पहले मिल जाएगा, फिर ई आर एम एस निकालो, जो अच्छा लगे वो इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी से हमें मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड, आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार आर एम एस मिल गई तो पीक वैल्यू निकाल ली, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, आर एम एस और पीक, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मज़ेदार है, लिखना है तो जल्दी से लिख लो एग्जाम्पल 8.5। फिर हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। आइए अब सोल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 8.4, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन वैक्यूम अलोंग जेड डायरेक्शन। मतलब वेव जो है वो ट्रैवल कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है, जेड डायरेक्शन। मान लेते हैं इसे जेड डायरेक्शन, मतलब वेव जो है प्रोपागेट करके कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन। व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शंस ऑफ इट्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। तो क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए। ये ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, क्या ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होनी चाहिए वो हमें पहले बताना है। तो हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B। डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव is in the direction of वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B, राइट। यहाँ से हमें मिल जाएगी डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो कौन से प्लेन में मिलेगी, हमें कौन से प्लेन में हमें मिलेगी, XY प्लेन में, क्या ठीक। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है, एक XY प्लेन में। हम लिख सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड वेक्टर E एंड वेक्टर B बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो XY प्लेन में कहीं पे भी मिल सकते हैं E और B। हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड X डायरेक्शन में हो, ये Y डायरेक्शन में हो, राइट। तो XY प्लेन में कहीं पे भी हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर E एंड वेक्टर B इन XY प्लेन एंड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट।
वेक्टर E and वेक्टर B we will get in XY plane and are mutually perpendicular। चलो फिर क्या पूछा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज व्हाट इज इट्स वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेवलेंथ निकालनी है। मुझे बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन क्या है, स्पीड इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम दैट इज सी। तो यहाँ पे हम जानते हैं सी इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ये फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से हमें वेवलेंथ मिल जाएगी, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय एफ। सी क्या बनता है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी दी हुई है कितनी है 30 मेगाहर्ट्ज, 30 × 10⁶। ठीक है, 3 × 10 30, 10 × 10⁶, 10⁶, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 10 मीटर। तो वेवलेंथ मिलेगी 10 मीटर। क्या ठीक, सिंपल सा न्यूमेरिकल। आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 8.5। A radio can tune in to any station in the 7.5 मेगाहर्ट्ज to 12 मेगाहर्ट्ज बैंड। मतलब फ्रीक्वेंसी की रेंज दी हुई, कोई भी फ्रीक्वेंसी पे रेडियो को ट्यून इन किया जा सकता है 7.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 12 मेगाहर्ट्ज। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड। तो वेवलेंथ बैंड क्या बनेगी, रेंज क्या बनेगी वेवलेंथ की, वो निकालनी। ठीक है, तो वही यहाँ से यही रिलेशन लगा दें, हमें वेवलेंथ की बैंड भी मिल जाएगी। तो पहले निकाल लेते हैं, इसे मान लेते हैं F1 और इसे मान लेते हैं F2। तो हमें लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 मिल जाएगी। ठीक है, लैम्बडा 1 इज इक्वल टू C बाय F1। C क्या है 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी क्या है 7.5 × 10⁶। क्या ठीक, यस सर। 7.5 दैट इज 15/2, यस सर। तो 15/2 इसको ऐसे लिख देते हैं 3 × 10⁸ अपॉन 15/2 × 10⁶। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 3 5 या 15। क्या ठीक, तो ये बन जाएगा 2/5। एयरफॉर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 2/5 10⁸ अपॉन 10⁶। क्या बनेगा 10⁻²। ठीक है, तो ये बन गया 200/5। 200/5 करें तो ये हो गया 40। ये सुन, तो लैम्बडा 1 मिल गई हमें 40 मीटर। चलो लैम्बडा 1 तो मिल गया, अब लैम्बडा 2 निकाल दे। सेम फॉर्मूला लगाना है, लैम्बडा 2 इज इक्वल टू C बाय F2। C हमारे पास है 3 × 10⁸, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 12 × 10⁶। 3 × 4 12। चलो 1/4, ये बन गया 1/4 10⁸ अपॉन 6 10⁻²। 100/4 25। तो लैम्बडा 2 मिल गई हमें, लैम्बडा 2 दैट इज 25 मीटर। तो वेवलेंथ बैंड क्या बनेगी, वेवलेंथ बैंड दैट इज 40 मीटर टू 25 मीटर। क्या ठीक, तो ये बन गई वेवलेंथ बैंड। जैसे फ्रीक्वेंसी बैंड है 7.5 मेगाहर्ट्ज टू 12 मेगाहर्ट्ज दैट इज रेंज, वैसे वेवलेंथ की क्या बनेगी 40 मीटर टू 25 मीटर। तो ठीक, दोनों ही सिंपल न्यूमेरिकल है, मज़ेदार है, लिखने हैं तो जल्दी से लिख लो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 8.4 एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 8.5। लिख लिया, चल बढ़िया। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हमने, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। अब थोड़े बहुत एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, नेक्स्ट टाइम उसे सॉल्व करके चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज तक के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।